हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एक दफसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम जीके जीएस के सेशन में इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि वन लाइनर फॉर्म में हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। तो किसी भी देश के राष्ट्रीय आय के निर्धारण के लिए आय पद्धति, उत्पादन पद्धति और आगत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 2 है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जा सकता। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 3 है, वैयक्तिक प्रयोज्य सवाल नंबर 3 है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है। तो वैयक्तिक प्रयोज्य आय से व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष कर का अभिप्राय है। अगले सवाल पे जाते हैं। सवाल नंबर 4 है, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर किया जाता है। 5वें नंबर सवाल पे आते हैं, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 6 है, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है। तो आर्थिक वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है। तो आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है। आर्थिक वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि ही आर्थिक वृद्धि कहलाती है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 7 नंबर सवाल है, जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ती है। तो जब आय बढ़ती है तो खपत भी कम अनुपात में बढ़ती है। अगले सवाल पे आते हैं। 8 नंबर, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। तो राष्ट्रीय आय किसी उत्पादन गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय किसी उत्पादन गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 9 नंबर सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। 10 नंबर सवाल है, बहुराष्ट्रीय फर्म है। तो बहुराष्ट्रीय फर्म या बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। वह फर्म जिसके अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। बहुराष्ट्रीय फर्म वह है जो अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है, उसे ही बहुराष्ट्रीय फर्म कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। 11 नंबर, किसी फर्म के सुलाभ क्या हैं। तो किसी भी फर्म का सुलाभ है उत्पादन लागत में बचत। जब कोई फर्म कुछ भी उत्पादन करती है और उत्पादन लागत जो होता है उसमें जब बचत होती है तो वही उस फर्म के सुलाभ होते हैं। तो किसी भी फर्म के सुलाभ उत्पादन लागत में बचत है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 12 नंबर सवाल है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को स्थिर दामों पर मापा जाता है। अगर वास्तविक आपको सकल घरेलू उत्पाद को मापना है तो अस्थिर दामों वाली चीज़ों से नहीं नापा जा सकते, उसे स्थिर दामों वाली चीज़ों से नापा जाता है। इसलिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को स्थिर दामों द्वारा नापा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। 13 नंबर सवाल, सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वित्तीय घाटे का प्रतिशत है। तो सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वित्तीय घाटे का प्रतिशत 4% है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 14 नंबर सवाल है, स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो स्वरूप से क्रमवर्धमान स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर क्रमवर्धमान होते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। 15 नंबर सवाल है, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार। तो कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है
जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है तो उस कर को प्रतिगामी कर कहा जाता है। वह कर जिसका प्रभाव अमीरों की तुलना में गरीबों से अधिक पड़ता है तो वैसे कर को प्रतिगामी कर कहते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 16 नंबर सवाल है, देश के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो कई अनेक देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। 16 नंबर सवाल फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को ट्रेडिंग ब्लॉक कहते हैं। 17 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से होता है? तो परिवर्ती लागत का संबंध न्यूनतम लागत से होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 18 नंबर सवाल है, टूथपेस्ट उत्पाद को किसके अधीन बेचा जाता है? तो टूथपेस्ट उत्पाद को एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अधीन बेचा जाता है। टूथपेस्ट उत्पाद को किसके अधीन बेचा जाता है? तो टूथपेस्ट उत्पाद को एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा से बेचा जाता है। अगला सवाल पे है 19 नंबर सवाल, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता हो तब वह डैश स्थिति कहलाती है। जब किसी वस्तु का एक क्रेता और एक ही विक्रेता हो तो वह स्थिति द्विपक्षीय एकाधिकार पद्धति कहलाती है, क्योंकि बेचने वाला भी सिंगल है और ख़रीदने वाला ही सिंगल ही है, इसलिए क्रेता अकेला विक्रेता अकेला, तो दोनों पक्षों से एकाधिकार की स्थिति है। 20वें नंबर सवाल पे आ जाते हैं। किसी बाजार संरचना में बाजार की मांग वक्र का प्रतिबिंब फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। तो किसी बाजार की संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिबिंब फर्म की मांग वक्र द्वारा एकाधिकार होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 22 नंबर सवाल है। 21 नंबर सवाल है, एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या एक ही होती है, तभी तो एकाधिकार बाजार संरचना कहलाएगी। 22वें नंबर सवाल पे आते हैं। किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में डैश के सुधार किया जा सकता है? तो किसी भी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना, इसके तहत ही सुधार किया जा सकता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। तो किसी भी कंपनी प्रतिस्पर्धियों की स्थिति को सुधार करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और उसे पूरा करना ही किसी भी कंपनी के प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सुधार लाने के बराबर है। अगले सवाल पे आते हैं। 23 नंबर है, मूल लागत किसके बराबर होती है? तो मूल लागत परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग होती है। मूल लागत किसके बराबर होती है? तो मूल लागत प्रतिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग मूल लागत के बराबर होता है। अगले सवाल पे आते हैं। 24 नंबर सवाल है, बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण की द्योतक है। बढ़ती हुई आय एक बेहतर कल्याण की द्योतक है यदि उसके साथ हो। तो बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण की द्योतक है यदि उसके साथ गरीबों के पक्ष में परिवर्ती आय वितरण हो। यदि गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण हो। 25 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर कुल बचत पर निर्भर करती है। अगले सवाल, भारत में पूंजी उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण इस्पात उद्योग है। भारत में पूंजी उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण इस्पात उद्योग है। अगले सवाल पे आते हैं। 27 नंबर, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो किसी भी देश में सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण की नीति कहलाती है अर्थव्यवस्था की भाषा में। 28 नंबर सवाल है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है।
29 नंबर सवाल है, साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है? तो साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन निजी संपत्ति है, यानी कि प्राइवेट संपत्ति। प्राइवेट संपत्ति साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन है, क्योंकि साम्यवाद के अनुसार समाजवाद ही लोग को बढ़ावा दिया जाता है। 30 नंबर सवाल पे आ जाते हैं, साउथ साउथ संवाद किससे जुड़ा है? तो साउथ साउथ संवाद विकासशील देशों में सहकारिता से जुड़ा है। साउथ साउथ संवाद किससे जुड़ा है? तो साउथ साउथ संवाद विकासशील देशों में सहकारिता के साथ जुड़ा है। तो इस प्रकार आज हमने इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर, जिसमें अब हम आगे के और क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।